नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास का तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं बेसिक चीजें क्या चीज है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुआ और उसका कार्यकाल यानी उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या यह पूरा दिल्ली सल्तनत एक ही ऐसा शासक था जो पूरा दिल्ली सल्तनत में शासन किया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अलग अलग 5 पृथकृत शासक हुए जिसका अलग अलग शासन था और उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो बता दें फ्रेंड कि दिल्ली सल्तनत करीब 320 वर्षों तक, ठीक है, कितना 320 वर्षों तक रहा और इसमें अलग अलग शासन हुए, अलग अलग अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपना अपना अलग अलग काम भी किया। तो हम लोग उसके बारे में अलग अलग एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि कौन कौन सा उसका शासन हुए और उसका शासन काल कब से कब तक चला। तो पहला जो शासन था वो था, तो ये पहला तो 5 पृथकृत शासन हुए, ठीक है। और दूसरा इसके बाद अगला जो है, पहला जो था गुलाम वंश। तो इसका जो शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। दूसरा हुआ खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा 1290 से, ठीक है, 1320 ईस्वी तक रहा, 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगला हुआ तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से, ठीक है, 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हुआ सैयद वंश। जो सैयद वंश का शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद जो अंतिम हुआ और 5वां पृथकृत राज था वो था लोधी वंश। तो इसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो हम लोग देख लिए कि दिल्ली सल्तनत में 5 पृथकृत शासन हुए, जिसमें पहला था गुलाम वंश जिसका शासनकाल 1206 से 1290। दूसरा हुआ खिलजी वंश, उसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा था हमारा तुगलक वंश जिसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। और चौथा था हमारा सैयद वंश, इसका 1414 से 1451 ईस्वी तक शासनकाल रहा। और लास्ट था लोधी वंश जिसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा, जिसको पूछे जाने की संभावना बनता है और पिछले बार प्रश्नों में पूछ लिया गया है, तो उसे हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा गुलाम वंश, आज का पहला टॉपिक है और सल्तनत काल का पहला शासक तो वो था हमारा गुलाम वंश। अब बता दें इसका स्थापना। तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ठीक है, स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका स्थापना किया गया। यहां से पहला प्रश्न बन जाता है, पूछ लेगा आपसे क्या कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब बता दें ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी, किसका? मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब यहाँ से अपना साम्राज्य स्थापित करके मोहम्मद गौरी अपना देश लौट रहे थे, उसके बाद से ये जो अपना शासन स्थापित करता है जिसको हम लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, और नहीं सॉरी
कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका स्थापना किया था, जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बता दें फ्रेंड कि जो गुलाम रहता था, यहाँ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है। जो गुलाम रहता था उसको हम लोग फारसी भाषा में क्या कहते थे? तो फारसी भाषा में हम लोग बंदगा, क्या बंदगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि गुलामों को ठीक है बंदगा कहा जाता था। किस भाषा में? फारसी भाषा में कहा जाता था। ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछने की संभावना बनता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, ठीक है, गुलामों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हमारा क्या, बंदगा के नाम से जाना जाता था। अब बता दें कि इसके बारे में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका कार्यकाल, ठीक है, क्या क्या रहा और कब से उसके शासनकाल में क्या क्या अपना काम किया है, जो हम लोग को जान लेना चाहिए। ठीक है, अब बता दें कि उसका जो पहला काम था राजधानी परिवर्तन। ठीक है, पहला काम था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी परिवर्तन। यह जो लाहौर, यह जो अपना राजधानी लाहौर से, है ना, दिल्ली किया। कहा किया? लाहौर से दिल्ली। ठीक है, पहला काम इसका क्या था कि अपना जो राजधानी था उसको कहां से कहां परिवर्तन कर दिया? तो लाहौर से दिल्ली परिवर्तन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण के लिए, ठीक है, तो इसने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही सबसे पहले यहाँ इसका नींव रखा गया। ठीक है, तो इसका जो नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखा गया था। कुतुबुद्दीन, ठीक है, ऐबक के द्वारा नींव रखा गया, है ना। इसका नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। तो इसका जो नामकरण था, यहाँ का एक सूफी संत था, ठीक है, कुतुबुद्दीन, है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये प्रश्न बनता है और पूछा भी जा चुका है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो किस सूफी संत के, ठीक है, किस सूफी संत के नाम पे रखा गया था। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है और इसे आप चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसे अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है कि कुतुब मीनार का जो नामकरण किया गया था, नींव रखा गया था, किसके नामकरण पे? तो यह एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी। ठीक है, सूफी संत। किस सूफी संत के, ठीक है, नाम पे इसका नामकरण किया गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे किया गया था। उसके बाद ये वो आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। और यह जो है कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण किया गया था किस जगह पे? अजमेर में किया गया था। उसके बाद होता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। वह जो मंदिर था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, क्या था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला देखते हैं कि इसका मृत्यु कैसे हुआ था। तो इसका मृत्यु 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, है ना, चौगान खेलते समय, क्या खेलते समय, है ना, चौगान खेलते
समय क्या हुआ था, घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गया था। घोड़ा से गिरकर, है ना, मृत्यु हो गया। घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गया। और इसके मृत्यु होने के बाद इसका जो समाधि स्थल था लाहौर में बनाया गया। समाधि कहाँ बनाया गया, समाधि, है ना, यानी इसको दफना दिया गया, ठीक है, लाहौर में, है ना, इसका समाधि लाहौर में बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड। और एक चीज और बता दे, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद था, ये कहाँ है, तो दिल्ली, है ना, दिल्ली में स्थित है, जो पहला मस्जिद है भारत में बनने वाला पहला मस्जिद है। अब इससे और भी प्रश्न पूछा छूट रहा है एक चीज, कि इसका जो राज्याभिषेक था, है ना, कितना, 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया गया था, है ना। और इसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में, 24 जून 1206 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड। और बता दे इसके बाद एक होता है इसको, ठीक है, उपाधियां, कुछ उपाधियां भी मिला था, तो इसे हम किस नाम से जानते थे, लाख वक्स। ठीक है, लाख वक्स, इसको क्या बोला जाता था, तो लाख वक्स बोला जाता था। इसका अर्थ होता है, ठीक है, लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला को क्या कहा जाता था, लाख वक्स के नाम से जानते थे। तो इसे किस नाम से जानते थे, तो लाख वक्स के नाम से भी जानते हैं। यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ठीक है, कि लाख वक्स का मतलब क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाए कि लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता था, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रश्न बन सकता है और पूछा भी जा सकता है। उसके बाद बख्तियार खिजली, तो बख्तियार खिजली कौन था, तो बख्तियार खिजली कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। क्या था, सहायक सेनापति। ठीक है फ्रेंड, सहायक सेनापति था, जो नालंदा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय दले को ध्वस्त किया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, ध्वस्त इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड। तो जब हम लोग और भी आगे टॉपिक खिलजी वंश पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें या तो फिर इसके लिए अलग से टॉपिक बनाया जाएगा जो महत्वपूर्ण होगा, उसमें भी अगला बारे में, अगला वीडियो में भी इसको हम डिटेल बताएंगे बख्तियार खिजली के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से कॉपी पेन उठा करके इसे अच्छे से नोट कीजिए और नोट्स जरूर बनाइएगा, जो आपको हर एक एग्जाम के 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले पढ़ करके आप इससे बहुत ही, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। अगला लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।